बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, काफी प्रॉपर्टीज हैं, दिख रहा होगा करीबन 11 प्रॉपर्टीज हैं। बहुत सारे हैं ना, मेरा बस अपना अलग अंदाज है, मैं बहुत सारी चीजें लिखवा देता हूँ ताकि आपको अलग से यार ये चीज भूल गया वगैरह वगैरह चीजें नहीं होनी चाहिए ना। बहुत सारी किताबों से अपने एक्सपीरियंस से ना चीजें आपको मिल जाएंगी, और बहुत सारी बातें मैं बोलूंगा उस वक्त भी आपको लिख लेने का ना, जरूरी नहीं कि हर चीजें आपको लिखा दी जाए। अब आप मैं बच्चों वाले 9-10 के स्टूडेंट नहीं है ना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादातर चीजें आपको लिखवा दूँ, फिर भी है ना ख्याल रखेंगे आप। आते प्रॉपर्टीज में ना, जैसे हम लोगों ने देखा था एडिशन वाज कॉम्पिटेटिव, ए प्लस बी करूँ या बी प्लस ए करूँ ना, बात एक ही आता था। लेकिन कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटेटिव हो। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नॉट ऑलवेज, कॉम्पिटेटिव हो भी सकता है, दिखाऊंगा भी आपको एग्जांपल। तो एक बहुत खास बात है, जो चीजें हमेशा हो तो उसको हम लोग हमेशा बोले ना, इट इज ऑलवेज कॉम्पिटेटिव। तो ऐसा नहीं है, इट इज नॉट कॉम्पिटेटिव। एक भी जगह अगर फेल हो जाता है तो हम कॉम्पिटेटिव नहीं है ना, हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट कॉम्पिटेटिव, नॉट ऑलवेज, हमेशा कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। आप ऐसा बोल सकते हैं इन जनरल मैट्रिसेस आर नॉट कॉम्पिटेटिव, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन आर नॉट इन जनरल। तो जनरल ऐसे भी करके हम इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कॉम्पिटेटिव हो जाए, होगा, दिखाऊंगा मैं आपको बहुत जगह है ना। जब आप इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा एक कॉम्पिटेटिव होते हैं, ए इंटू बी और बी इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर आएगा। इनवर्स अगर मैट्रिक्स हो तो एक मैट्रिक्स से दूसरे का इनवर्स होगी। थोड़ा सा इनवर्स के बारे में जानेंगे, एक पूरा टॉपिक है, एक लेक्चर तो हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए आप घबराएं नहीं। बहुत सारी 1-2 चीजें ऐसी आएंगी जो भी आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, उस वक्त भी हम लोग इस बातों को डिस्कस करेंगे। कहता है अगर इन केस मान लीजिए a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर आ गया तो हम a और b को बोलेंगे दोनों कॉम्पिटेटिव मैट्रिक्स हैं, यानी एक दूसरे में कम्यूट हो सकते हैं। a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आएगा, हमेशा सेम नहीं आता, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा सर, व्हाट इन केस a इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू ए, ऐसा अगर कभी हो जाए, मतलब आगे निगेटिव आ जाए, निगेटिव से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा दोनों तरफ अपनी तरफ से बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में हम उस मैट्रिक्स को एंटी कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोल देते हैं ना, एंटी कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स। ध्यान रखेंगे वर्ड और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले का एक एग्जांपल है कि सर आपने बोला था सर a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर भी हो सकता है, बोला हाँ देखिए आप बराबर हो सकता है। a और b हमने मल्टीप्लाई करके हम सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, a इंटू बी और b इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन बराबर आ रहा है और वो दोनों सेम रिजल्ट कर रहा है। एक बहुत शानदार नोट के फॉर्म में लिखा होगा कि इसको इनवर्स में जाके बहुत अच्छे से सीखेंगे। मान लीजिए a इंटू बी और b इंटू ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के निकल के आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ध्यान रखेंगे आप, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ रहा है, तो हम बोलते हैं a और b दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। इस वाली बात को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहते हैं अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और उसका मल्टीप्लिकेशन एक इनवर्स मैट्रिक्स जनरेट करके आ रहा है, साथ ही साथ b इंटू ए और a इंटू बी बराबर है, तो वैसे केस में हम a और b को दोनों का इनवर्स ऑफ ईच अदर या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स b ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल ये एसोसिएटिव होता है, लेकिन एसोसिएटिव के लिए ख्याल रखेंगे आप, वो डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि आप जो अगर इसका पेयर बना रहे हैं तो ये पेयर जो है मल्टीप्लिकेशन का वो डिफाइंड होना चाहिए, और अगर ये वाला पेयर बना रहे थे ये वाला पेयर भी डिफाइंड होना चाहिए। तो आपको पेयर को डिफाइंड करके ही आप इसको एसोसिएटिव बोल सकते हैं, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जहां पॉसिबल हो वहीं पे ये बात होल्ड कर सकती है। तो बिल्कुल एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। फिर से कंडीशन आएगा, जहां जहां ये डिफाइंड होगा वहां वहां तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चला सकते हैं आप। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चला सकते हैं तो आपके पास बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह। एक एग्जांपल बस मैंने आपको दिया है कि इन केस अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाता तो क्या होगा, तो बिल्कुल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वहां लिखते थे, क्योंकि a और b नंबर्स के लिए a इंटू बी और b इंटू ए लिखना तो बराबर है ना, नंबर्स में हमेशा ही पॉसिबल है, वो हमेशा कॉम्पिटिटिव होते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में a इंटू बी और b इंटू ए क्या ये बराबर होगा, तो नहीं सर, डिपेंड करेगा क्या ये कॉम्पिटिटिव है या नहीं। तो अगर ये दोनों कॉम्पिटिटिव हो जाए, a और b अगर कॉम्पिटिटिव हो जाए, तो उस केस में हम a इंटू बी और b इंटू ए को बराबर बोल के हम इसको 2ab बोल सकते हैं। तो इसका ख्याल रखना है कि देखा होगा, लिखा होना चाहिए कि क्या वो कॉम्पिटिटिव है तभी हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यानी अगर कल को मैं बोलूं बताइए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये तो तब बोलेंगे जब आप 3ab बोल रहे हो, यानी आपको ध्यान होगा ये निकल के आता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये अगर कॉम्पिटिटिव होगा, है ना, a इंटू बी को आप मल्टीप्लाई पॉसिबल कर पा रहे हैं तभी तो आप इसमें से कॉमन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना आपको। अच्छा, अगला वाला तो बहुत शानदार है, इनफैक्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज शानदार है।
आप नंबर्स के लिए या पॉलिनोमियल्स के लिए काम करते थे कि ये तो जनरल फिलहाल मैट्रिक्स के लिए, अगला वाला नोट काम का आएगा। ए अगर एक नल मैट्रिक्स, ये बेसिकली जीरो ना, जीरो तो मैंने ऑलरेडी बोला था, जीरो यहाँ पे मैट्रिसेस के फॉर्म में बेसिकली जब भी बात होगी तो नल मैट्रिक्स के बारे में बात होगी। अगर एक मैट्रिक्स ही नल हो और उसको आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते जाओ, सारे एलिमेंट यहाँ जीरो है, तो जैसे हमने देखा था सबसे लास्ट वाला एग्जांपल में, एक पूरा कॉलम में जीरो पड़ा हुआ था, तो वो जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, जिस भी रो से, सबको जीरो बना रहा था। अब पूरा का पूरा एलिमेंट ही जीरो पड़ा हुआ, तो कोई भी रो जाके मल्टीप्लाई होगा वो पूरा का पूरा जीरो बना देगा। तो ऐसे केस में अगर एक नल मैट्रिक्स हो तो मल्टीप्लीकेशन से डैम श्योर है कि एक नल मैट्रिक्स जनरेट होगा। लेकिन व्हाट इन केस अगर ऐसा हो कि सर मल्टीप्लाई करने से दो मैट्रिक्स का वो एक नल मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है, तो बचपन में आपको ध्यान होगा, अगर आप पॉलिनोमियल के लिए ऐसे लिखते थे ना, x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज या तो x जीरो होगा या तो y जीरो होगा। याद करो अपना बचपना, दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रहा है तो कब पॉसिबल है, इन दोनों में से किसी न किसी एक को जीरो होना पड़ेगा या दोनों को दोनों जीरो हो जाए। लेकिन मैट्रिसेस के साथ ऐसा नहीं है। अगर दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन एक नल मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है, तो इसका कोनो मतलब ना बा कि आप ए को भी नल मैट्रिक्स मानो और बी को भी नल मैट्रिक्स मानो। इन जनरल हो भी सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, हो भी सकता है, लेकिन ए भी नल हो बी भी नल हो ऐसा डैम श्योर कहना गलत होगा। और ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है कि दोनों मैट्रिक्स नल ना हो तब भी आपको नल मैट्रिक्स जनरेट करके दिखा दे। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है पहले से, ये एक मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको नल मैट्रिक्स निकल कर रहा है। मतलब मल्टीप्लाइंग टू डिफरेंट मैट्रिसेस व्हिच आर नॉट नल मैट्रिसेस स्टिल रिजल्ट्स इन अ नल मैट्रिक्स। वो रिजल्ट एक नल मैट्रिक्स रिजल्ट कर सकता है। तो ये कहना कि ऐसा होता है तो ये इंप्लाइज करता है मैट्रिसेस के केस में गलत होगा। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी देखा था, एडिटिव इनवर्स देखा था, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद होगा आप लोग नंबर्स के लिए भी किया करते थे सेम काम। कहते हैं एक मैट्रिक्स ए है, उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो ए ही रहे। एक मैट्रिक्स ए है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो ए ही रहे। तो वहां पे आप ना नंबर्स के लिए 1 मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई करो। अब आई ऑब्वियस बात आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का, है ना। जैसे मान लीजिए कल को लिखा हुआ है 2/3 का एक मैट्रिक्स है, तो कितने बाई कितने का एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे लिया जाए, तो आपको पता है यहाँ का और यहाँ का एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जाएगा। यानी छोटा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे ही, कल को अगर मान लीजिए 4/5 का एक मैट्रिक्स है, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स which will be going to multiplied by this matrix and result into a 4/5 मैट्रिक्स। 4/5 का मैट्रिक्स जनरेट करेगा, है ना। तो उसको एक 5/5 का स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ताकि 5 और 5 कैंसिल, तो 4/5 का निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे आप, वो ऑर्डर कितने का होगा, तो जो भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होगा उतने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए ना। ध्यान देंगे आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक 2/3 का एक मैट्रिक्स है, तो इसको कौन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन से ऑर्डर का, 2/2 का लो या 3/3 का लो, तो 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए मैंने IN लिखा है ना। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को IN ना ऑफ ऑर्डर n से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या हम A में मल्टीप्लाई करें कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए, तो 1/2 उसका इनवर्स यानी उसके डिवीजन है ना, उसका रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे ना रेसिप्रोकल करके कोई चीज नहीं होता, ध्यान रखेंगे आप। तो a के पावर -1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ए, मैट्रिसेस में ये चीज लिखना गलत है, तो ध्यान देंगे आप। ठीक है, कि मैट्रिक्स में ना डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल है ना, इसके बारे में बहुत अच्छी बात ध्यान देंगे। कल को अगर ऐसा बोले भाई a/b डिवाइड करेंगे दो मैट्रिक्स का तो क्या होगा, तो बिल्कुल ये डिफाइंड नहीं है ना, जिससे आप वेक्टर्स का डिवीजन नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे भी आप ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस नहीं कर सकते, आप मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो सर कह रहा है कि बस ए में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर ले। तो मान लेते हैं वो मैट्रिक्स बी है हमारा, तो कहते हैं जब भी ऐसा हो कि एक मैट्रिक्स को हम एक सर्टेन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आए, तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है। ऐसे में हम इनवर्स में जाने की जरूरत, पर ध्यान रखेंगे आप, हम ऐसे केस में इसको ऐसा बोल सकते हैं b इज इक्वल टू a का इनवर्स, यानी एक रिजल्ट आप चाहो तो b को हमने a का इनवर्स लिख दिया, तो a का इनवर्स कितने के बराबर आया, दैट इज i के बराबर। तो हम ऐसे बिल्कुल बोल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट होता है। वही पे जो इनवर्स है इसके लिए वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और इस बात का ख्याल रखेंगे आप। अच्छा, क्या कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स करता है
है ना। तो आपने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कैंसिल कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, ए और ए कैंसिल कर दिया, तो आपको दिखेगा बी इज इक्वल टू सी, लेकिन कहना गलत है। कल को आपको अगर आपने कैंसिल कर दिया ना, जैसे आपको अगर ध्यान होगा, कल को अगर ऐसे इक्वेशन दे रखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और आपको क्या करते हैं, एक पावर एक से कैंसिल कर दिया, तो एक्स इक्वल्स टू 1 एक आंसर आया। बिल्कुल आप अपने लेवल में आधा सही है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 आंसर आने चाहिए। तो कहाँ है आपका दूसरा आंसर? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक्स स्क्वायर, एक्स को उधर ले जाते हैं, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 1, तो एक आंसर 0 है और एक आंसर 1 है। तो आप फिलहाल एक आंसर ये बोल रहे थे, आप 0 को भूल गए। तो जब आप कैंसिल करते हो तो अपना नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम कर लेते हो। तो मैट्रिसेस में भी सेम होगा, अगर आपने कैंसिल किया तो अपना नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम कर लिया है। आप ए माइनस सी को उधर ले गए, ए इंटू सी को, तो माइनस ए अब कॉमन निकाल लिया, तो बी माइनस सी। अब दो मैट्रिक्स है जहां पे मल्टीप्लीकेशन एक नल मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, या तो ए 0 होगा या तो बी और सी बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप, ए 0 भी हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, या ऐसा भी कंडीशन आ सकता है ए और बी दोनों 0 ना हो, ये बी और सी 0। यानी कल को अगर ऐसा बोल दे कि ए 0 नहीं है, तो बताइए क्या होगा इस केस में? तो ऑब्वियस बात है, बस ए 0 नहीं है और इसका दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो बी और सी को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 इनडायरेक्टली लिखा हुआ, तो इसका रिजल्ट फाइनली बी इक्वल टू सी निकल के आएगा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट थिंग है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपको कल को कोई इक्वलिटी दे रखी है, मान लीजिए बी और सी बराबर है, ये बहुत काम का है ना आईटी एडवांस। इनफैक्ट हमेशा आपके एनसीईआरटी में भी इस बात को यूज किया गया है, प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग करके। हम लोग जब भी नंबर ना, तो जब भी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग टू ऑन बोथ साइड्स, अब बोथ साइड 2 आप किधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना तो किधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन सीक्वेंस किस ऑर्डर में आपने लिखा उस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 फंडा आता है मल्टीप्लाई का। आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कल को अगर हो सकता है ए इंटू बी पॉसिबल और बी इंटू ए पॉसिबल ना हो, या कल को ऐसा भी हो सकता है बी इंटू ए पॉसिबल और ए इंटू बी पॉसिबल ना हो। तो इसलिए यहाँ पे एक फंडा आता है प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग। थोड़ा सा अंग्रेजी का वर्ड आपको समझ में आएगा, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। यानी अगर आपने दोनों तरफ से ए प्री मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स ए ऐसे लिख दिया, तो यानी आगे ए और यहाँ भी आगे ए से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाइंग विद मैट्रिक्स ए। और अगर पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मतलब बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बाद में, तो बाद में ए और बाद में ए मल्टीप्लाई करने से, तो वहां पे आप अगर नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होते थे या वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैट्रिसेस में आप कब कहां पे किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, टेकिंग मल्टीप्लाइंग विद 2 ऑन बोथ साइड, 2 से मल्टीप्लाई कर नंबर तो चल रहा है, लेकिन एक मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी इक्वेशन में, तो उस केस में ध्यान रखेंगे आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका ऑर्डर का पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, 9th वाला पार्ट, ए का क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, या ए इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, या पहले इन दोनों का पेयर बनाया, अब इन दोनों का पेयर बनाया, मतलब किसी भी तरह से आप मल्टीप्लाई करो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक छोटी सी बात जो यहाँ पे बताने हैं, मैंने पहले से नोट करके लिखा हुआ, ए स्क्वायर अगर पॉसिबल हो तो कब किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कब निकाल सकते हैं आप सोचो। स्क्वायर निकालना मतलब उस केस में मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। मतलब अगर मान लीजिए 2/3 का एक मैट्रिक्स का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, 2/3 का एक मैट्रिक्स है और 2/3 से जाके हम उसका स्क्वायर, ये मैट्रिक्स ए है, ये भी मैट्रिक्स सेम ए लिखा हुआ है, क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो स्क्वायर करना, क्यूब करना, ये तभी पॉसिबल है व्हेन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर तभी पॉसिबल होगा जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ध्यान देंगे आप, जब मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा तो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई होगा। 3/3 अगर आप जाके 2/2 से मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो पॉसिबल है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन, तो 3/3 को 3/3 से ही मल्टीप्लाई होना होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद द सेम ऑर्डर, है ना, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। अब इसी से बहुत छोटी छोटी बातें निकल के, अच्छा a के पावर 4 के साथ भी ऐसा होता है, सेम रीजन। a के पावर n अगर लिखा हुआ है ना, a के पावर n ऑब्वियस बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके चल रहे हैं, तो a के पावर n का सिंपल मतलब होगा a इंटू a इंटू a इंटू कितने बार, n टाइम्स। अच्छा, जैसा आप पॉलिनोमियल्स में करते थे ना, या नंबर्स के साथ करते थे, अगर बेस सेम होगा तो पावर जाके ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में तो हमने मतलब ऐड कर दिया। डिवीजन वाला प्रॉपर्टी आएगा नहीं, क्योंकि डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है मैट्रिक्स का। ठीक है, अच्छा, पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, पावर के किसी भी मैट्रिक्स के पावर 0 हो, मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, कोई भी नंबर हो या फंक्शन हो, एनी फंक्शन के पावर या नंबर के पावर में आपने 0 लिखा है तो आपको पता होगा 1 जनरेट करता है। यहाँ पे 1 तो नहीं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका जनरेट करेगा। ठीक है, अच्छा,
यहाँ पे जो एम और एन वगैरह जो भी यूज किया है, हमें ऑब्वियस बात है नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं, डिफाइंड नहीं। उधर नंबर तो आप इंटीजर नेगेटिव वगैरह भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि हम नेगेटिव लेना मतलब डिवीजन में जाना, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ले लेंगे। जब भी नंबर यहाँ पे लेंगे आप, तो एक नेचुरल नंबर के लिए ही बातें डिफाइंड है। अच्छा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उम्मीद है आपको ये पता हो गया होगा। उसका मैंने nth पावर कर दिया, 20 पावर, 30 पावर, 40 पावर कर दिया, तो सेम है मैट्रिक्स रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। आप कल को करके देख लो, 1001 आपने इसका स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे इसके सेम से ना, 1001 1 मल्टीप्लाई, ये जाके रो पूरा इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 और 0 0, तो 1 ही आया। ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा। ये जाके अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 और ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इसका कल को क्यूब कर लो, एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, तो पता है हर बार ये सेम चीज होने वाला है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर लोगे आप, वो सेम मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। और एक बहुत छोटी सी बात, ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स की एक बात थी, मैंने कहा था ना किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग डायरेक्ट करके लिखते हैं। हमारे को डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स है ना, मेन डायगोनल एलिमेंट्स a1 a2 a3 an तक इस तरह से हैं। और दूसरा एक मैट्रिक्स है b1 b2 b3 bn। ध्यान देंगे, यहाँ भी मैंने n लिखा है, यहाँ भी मैंने n लिखा है। n लिखना ऑब्वियस बात है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब भी हम दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ खुद देखिए, एक यूनिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जाके डायगोनल एलिमेंट से सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे बस आप समझ सकते हैं a1 जाके b1 से मल्टीप्लाई, आप एक चौथे पर डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे लिख के, दो जनरल मैट्रिक्स लिख के देखना, आप सिर्फ डायगोनल वाला जाके डायगोनल वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसी पोजीशन पे जाके निकल के आ जाएगा। तो a1 जाके b1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2 जाके b2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a3 जाके b3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। और उसी हिसाब से कल को अगर बोले a के पावर के 20वां पावर इसका क्या होगा, या 30वां पावर इसका क्या होगा, तो हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट जाके उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है। मान लो 20 बार आपने मल्टीप्लाई किया, तो a1 के पावर 20, b1 के a2 के पावर 20, a3 के पावर 20, इस तरह से a1 के पावर k, a2 के पावर k, a3 के पावर k, an के पावर k हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसमें से जो कुछ भी आपको उतारना है ना, ऑलमोस्ट सब चीजें आपको उतारने में टाइम लगेगा। अच्छा, हो सकता है मैं बहुत छोटा लिखता हूँ, तो आपके पास अल्लाह ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ ना आपके पास, तो मोबाइल में बहुत अच्छा जूम का एक ऑप्शन होता है, आप जूम करके या वीडियो को इनलार्ज करके ना, रेशियो, कॉम्पैक्ट रेशियो बढ़ा के, जब भी मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे जूम करके आप कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है, तब तक आप वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके, आप बाद में उतारने का दिल हो तो बाद में उतार लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन बेटा ज़्यादा अच्छा होगा कि जिस वक्त जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसी वक्त आप उतार लो, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। अब इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इस पे बेस सवाल करेंगे, ताकि आज का होमवर्क मैं आपको दे सकूँ, है ना। अभी तो सिर्फ थ्योरी हमने देखा था, अब सवाल करते हैं।